गर्मी का मौसम था। मधुपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा राजू 4 साल का और उसकी बेटी कोमल 6 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह पंखा कहाँ चलता है। यह पंखा इतना धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा भी नहीं लगती। वो देखो, राजू भी गर्मी से कितना परेशान हो रहा है माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी ठंडी पानी में बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे ठंडी पानी भी बहुत पीने का मन कर रहा है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडी पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। और नहीं हम इतनी अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। राधा अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी सुरेश वहां पर आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर आ गया। राधा, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दे तो अच्छा लगेगा। राधा सबको नींबू पानी बनाकर देती है। माँ, यह नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो और भी मजा आता। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो राधा खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो यह गर्मी अच्छी और ना ही सर्दियां अच्छी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। और सर्दी में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। खास हर मौसम हर समय ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा। राधा, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मकान मालिक वहां आ जाता है और सुरेश से कहता है, अरे भाई सुरेश, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है, तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं देना है? नहीं नहीं रामलाल भाई साहब, किराया तो देना है, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़े और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूंगा। ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से 2 महीने से सुनते आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा। मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दे दो, वरना कल सुबह होते ही यहां से निकल जाओ। सुरेश ने बहुत कहा, पर उसका मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन वह सुरेश को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी गर्मी में सुरेश अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? इतनी गर्मी में कहीं बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनसे मदद मांग ले। तुम चिंता मत करो राधा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। चलो, अपने गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे जाकर बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करना होगा। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी वैसे गर्मी और बढ़ते जा रही थी और इधर राजू की तबीयत अब खराब होने लगी थी। तभी राधा सुरेश से कहती है, ए जी, राजू की तबीयत अब खराब हो रही है। वह हमारा पड़ोसी है ना, मंगरू भैया, आपका जिगरी दोस्त। उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंगरू हमारी मदद जरूर करेगा, दोस्ती किस काम आएगी। वह दोनों अपने बच्चों को लेकर मंगरू के घर की तरफ उसे तेज धूप में चलते हैं और मंगरू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी दोपहर भरी गर्मी में कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखो तब पता चलेगा ना। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप लस्सी बनाओ।
अरे सुरेश, तू पूरे परिवार के साथ? इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगरू भाई। 2 महीने से मैं किराया नहीं भरा था, जिस कारण मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और इस समय तेज धूप और गर्मी की वजह से राजू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ आए हैं। आज शाम तक हम तेरे घर में रुक सकते हैं। जैसे ही शाम ठंडी हो जाएगी, हम तेरे घर से चले जाएंगे। देख भाई सुरेश, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है। मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता हूं। कैसी बात कर रहा है मंगरू? मैं भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर भाई, सिर्फ दोपहर कट जाने की तो बात है। मेरा बेटा बीमार हो रहा है। सब समझता हूं सुरेश, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। सुरेश कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मंगरू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी लस्सी पियो। कौन था जी दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह सुरेश और उसका पूरा परिवार था। उसको मकान मालिक घर से निकाल दिया, इसीलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी सुरेश तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वह मेरे किस काम का। मैं दोस्ती तभी रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। यह लो लस्सी पियो, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर मंगरू गर्मी में लस्सी का मजा ले रहा था, तो वही सुरेश का परिवार तेज धूप में बीच सड़क पर पेड़ के नीचे बैठा था। ए जी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें दोपहर तक रुकने नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगरू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पिताजी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से पानी दिला दो ना। राधा, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ। जी, पर आप इतनी कड़ाके की धूप में पानी किधर ढूंढोगे? मैं देखता हूँ। कड़ाके की धूप में रमेश पानी की तलाश करने लगता है, और इधर राधा दोनों बच्चों को लेकर पेड़ की छांव में बैठी रहती है। तभी 2 आदमी पेड़ की छांव में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। अरे मोहन भाई, तुम्हारा दूध का व्यापार तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। तुम क्यों नहीं एक और गाय खरीद कर अपने दूध के व्यापार को बड़ा करते? अरे भाई, मैं दूध की व्यापार को बड़ा तो करना चाहता हूं, पर गाय की देखभाल के लिए मुझे आदमी की जरूरत है। तुम्हारी नजर में कोई आदमी है तो मुझे बताना। ये सब बातें बैठे बैठे राधा सुन रही थी। फिर वह बोलती है, भाई, मैं आपकी गाय की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने घर पर गाय की देखभाल करने के लिए काम पर रख लो। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं रोड पर आ गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर तुम्हारे 2 बच्चे हैं। क्या तुम काम को सही तरीका से कर पाओगी? सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें गाय की देखभाल करनी होगी। जैसे कि काम में तुम्हें गाय को चारा देना, गाय की जगह को साफ सुथरा रखना, गाय को नहलाना, यह सब काम तुम्हारे रहेंगे। अगर तुम यह सब काम करने के लिए तैयार हो तो बोलो, और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। 2 kg दूध मिलेगी। हाँ मोहन भाई, आप मेरे दोनों बच्चों की फिक्र मत कीजिए। ये दोनों बहुत समझदार हैं, और रही गाय का काम करने का, तो मैं सारा काम करने को तैयार हूँ। और मुझे मंजूर है कि आप मुझे 2 किलो दूध दोगे, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी, बताओ। शर्त मेरी ये है कि मेरे पास अभी ठहरने के लिए घर नहीं है। हम लोग पूरे परिवार 2 दिन तक आपके गाय वाली घरों में रहेंगे, फिर हम लोग अपना एक नया घर ढूंढ लेंगे। ठीक है, यह शर्त तुम्हारी मंजूर है, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। कुछ देर बाद सुरेश पानी का बोतल लेकर आ जाता है, और सभी को पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। फिर मोहन के घर राधा का पूरा परिवार रहने के लिए चला जाता है। 2 दिन तक वह लोग मोहन के घर ही ठहरते हैं। फिर वह लोग को एक छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है, और इधर राधा मोहन के घर गाय की देखभाल करती
और शाम को डेली दूध लेकर घर आ जाती। अरे राधा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम मोहन से 2 केजी दूध पर ही काम क्यों करने को तैयार हो गई? तुमने पैसा क्यों नहीं मांगा? यह 2 केजी दूध से क्या तुम्हारा घर का खर्च चल जाएगा? और तुम्हें तो यह पता है कि हमारा खेतों का काम अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। 2 केजी दूध से तो घर नहीं चलेगा, पर तुम देखो मैं इस दूध से कैसे अपने घर के खर्चे निकालती हूँ। फिर राधा ने उस दूध को अच्छे से पकाया और उसमें जोरन डालकर दही जमाया। और सुबह होते ही मोहन के घर काम पर जाने से पहले वह गांव में अपना दही बेचने चली जाती है। दही ले लो, दही, ताजी मीठी खट्टी दही ले लो। इस गर्मी में जो दही के लस्सी बनाकर पियोगे, सच कहती हूँ गर्मी का आनंद उठा पाओगे। दही ले लो, दही। एक बार जो मेरी दही खाओगे, बार बार दही मांगोगे। इस तरह से करके राधा पूरे गांव में दही बेचती है। गांव के लोग राधा की दही को पहले चक्कर देखते, फिर दही लेते। वाह राधा बिटिया, तुम्हारी दही तो सच में बहुत ही मीठी है और गाढ़ा भी है। लो, मुझे आधा केजी दही दे दो। हाँ राधा बिटिया, तुम्हारी दही तो सच में ही बहुत अच्छी है। इस गांव में और भी दही बेचने आते हैं, पर तुम्हारी दही जैसी गाढ़ा नहीं रहती है, उसकी दही में पानी रहता है। इस तरह से करके राधा की सारी दही बिक जाती है। राधा बिटिया, मुझे भी 1 केजी दही दे देना। माफ कर देना काकी, आज तो दही बिल्कुल भी नहीं बची है। कल मैं आपके लिए दही पक्का लेकर आऊंगी और सबसे पहले दही आपको ही दूंगी। राधा दही बेचकर घर आ जाती है। फिर मोहन के यहाँ गाय की देखभाल करने चली जाती है और मोहन से कहती है, मोहन भाई, आप थोड़ा मेरी काम की कीमत बढ़ा देते तो अच्छा होता। राधा, अभी तो सिर्फ तुम्हें काम किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम अपने काम की कीमत बढ़ाने की बात करती हो। कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारा खुद ही दूध बढ़ा कर दूंगा। शाम हो जाती है। तभी राधा का पति सुरेश राधा से कहता है, क्या बात है राधा, तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या ही बताऊं आपको जी, मेरे दही गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है और मैं किसी किसी को दही तो दे ही नहीं पाती हूँ। मुझे अपनी दही की कारोबार को और बड़ा करना था, पर मालिक ने दूध देने से मना कर दिया। एक काम करो राधा, तुम मालिक के यहाँ से ही 2 किलो दूध और खरीद लो और फिर दही जमा कर अपनी कारोबार को बड़ा कर लो। फिर अगले दिन से राधा ने मोहन से 2 किलो दूध और खरीदकर और फिर उसे अच्छे से पकाकर दही जमा देता है। फिर अगली सुबह गांव में बेचने चली जाती है। काकी, यह लीजिए आपकी दही। हाँ, ठीक किया राधा बिटिया, जो तूने सबसे पहले मुझे ही दही दे दी, क्योंकि तुम्हारी दही तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है और मुझे दही से ही दवा लेनी होती है। जिस दिन तुम्हारी दही खत्म हो जाती है, उस दिन मैं बिना दवा खाए ही रहती हूँ। ठीक है काकी, मैं अब से आपको ही सबसे पहले दही दे जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। राधा की दही मीठी, ताजी और गाढ़ा होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आता था। अब तो राधा की दही की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी थी। तभी राधा दही बेचकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में ही राशन की दुकान पर उन्होंने राशन खरीदने को सोचा। जब वह राशन की दुकान पर उसकी नजर पड़ी तो वह देखी कि वहां 2 लोग पहले से ही खड़े हैं और ठंडे पानी की मजा ले रहे हैं। चलो मैं भी चलती हूँ, उस राशन दुकान में राशन भी खरीद लूंगी और मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है और ठंडे पानी भी पी लूंगी। राधा जैसे ही दुकान में पहुंचती है, तभी वहां खड़े 2 लोग राधा से कहते हैं, लगता है कि तुम तो दही का कारोबार करती हो। चल मुझे भी 1 केजी दही दे दो। भैया, मेरी दही तो खत्म हो चुकी है। क्या कहा? दही खत्म हो चुकी है? इसका मतलब तेरी अच्छी कमाई हुई है। चल निकाल पैसे। भैया, ये पैसे मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं बड़ी मेहनत से इतनी कड़ी धूप में दही बेचती हूँ ताकि अपने घर का राशन ले सकूं। अच्छा, तो इसका मतलब तू पैसे नहीं देगी? फिर वह दोनों राधा की पैसे की गेटरी छीन लेते हैं। फिर राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके घर पहुंचते ही सुरेश ने राधा से बोला, क्या बात है राधा, आज तुम्हें घर आने में लेट हो गई? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी तो मैं दुकान पर पानी पीने लगी। और इधर जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि राधा दही के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी है,
फिर उसके अंदर एक जलन की भावना प्रकट हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है कि यह राधा तो बहुत चतुर निकली। मेरे ही दूध से यह अपना दही बेचने का कारोबार कर रही है और मेरे दूध से ज्यादा अब इसके दही की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। ऐसे में तो मेरा दूध का व्यापार ठप हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन मोहन ने राधा के दूध में पानी डालकर राधा को दिया। जब राधा घर जाकर इसे अच्छे से पका रही थी तो उसे पता चल गया कि दूध में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है। फिर भी उसने अच्छे से पकाने की कोशिश की और जोरन डालकर दही जमाई, लेकिन पानी की मात्रा इतना ज्यादा था कि दही बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। तभी राधा ने सोचा, आज मैं दही बेचने नहीं जाऊंगी। ऐसी दही लेकर गांव जाने से तो अच्छा है कि ना ही जाऊं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी पानी वाली दही मुझसे कोई नहीं खरीदेंगे। फिर बड़ी उदास मन से राधा घर पर लेट जाती है। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बेटा, मैं सुना हूँ कि तुम दही बेचने का कारोबार करती हो, तो मैं चौराहे पर आज तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर तुम दही लेकर नहीं आई, इसलिए मुझे तुम्हारे घर दही लेने आना पड़ा। वह क्या है ना कि मेरे घर पर आज पूजा है, तो उस पूजा में दही का होना बहुत जरूरी है। पर बाबा, मेरे दही आज बिल्कुल अच्छे नहीं जमे हैं, इसलिए मैं दही लेकर गांव में नहीं गई, क्योंकि यह पानी वाला दही गांव वालों को पसंद नहीं आएगा। लाओ बेटा, मुझे दही दे दो। तुम्हारे जैसे भी दही है, मैं उसे ले जाऊंगा। फिर राधा ने बाबा को दही निकालकर दे देती है। बाबा जब राधा को पैसे देने लगते हैं तब राधा बोलती है, बाबा, ये पैसे मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ऐसे भी यह दही मेरी बर्बाद ही थी। आप इस दही को ऐसे ही रख लो। बेटी, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहती हो तो ठीक है, मत लो, मगर मेरे इन 4 घड़ों में से तुम कोई भी एक घड़ा ले लो। यह तुम्हारे कर्मों के घड़ा है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो इस घड़े में तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम्हारे बुरे कर्म होंगे तो इस घड़े में तुम्हें बुरे कर्म का फल मिलेगा। मोहन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब सुन रहा था। जब वह देखा कि बाबा ने घड़े दे रहे हैं तो वह भी दौड़े दौड़े आया और बाबा से बोला, बाबा, क्या मैं भी इसमें से एक घड़ा ले सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम भी इसमें से कोई एक घड़ा ले लो और अपने कर्म को आजमा लो। राधा और मोहन उसमें से एक एक घड़ा ले लेते हैं। फिर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब राधा अपने घड़े को खोलती है तो उसमें से बहुत सारे सोने निकलते हैं और मोहन जब अपने घड़े को खोलता है तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकलते हैं। ए जी, देखो ना, हमारे घड़े में सोने के सिक्के निकले हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है। बाबा ने कहा था। अरे वाह राधा, तुम्हारे तो भाग ही चमक गए। अब तुम इन सोने के सिक्के से अपना दही का व्यापार बड़ा कर दो राधा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सोने के सिक्के से मैं अपने घर में एक गाय खरीद करके लाऊंगी। अब हमें दूसरों के घर से पानी वाला दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी इतनी कड़ी धूप में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी मेरी मदद करना। अब राधा और सुरेश दोनों बाजार से गाय खरीदकर अपने घर ले आते हैं। राधा के घर पर गाय को खड़ा देखकर मोहन समझ जाता है कि इसके घड़े में से सोने के सिक्के निकले होंगे, तभी इसने गाय खरीदे हैं। राधा के घर गाय आने से मोहन को बहुत जलन की भावना प्रकट हो जाती है। मैं राधा को अपने से ऊपर नहीं होने दूंगा। मैंने ही इसे रहने के लिए घर दिया था और यह आज यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे कुछ करना ही होगा। इधर राधा और सुरेश दोनों दूध को अच्छे से पकाते हैं और उसमें जोरन डालकर ढाक देते हैं। फिर वह लोग सोने चले जाते हैं और इधर मोहन रात होने का इंतजार करता है। सभी को जब सो जाते हैं तब मोहन चुपके से राधा का घर आता है और दही के मटके को चोरी करके ले जाता है। जब राधा सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दही के घड़े घर से गायब है। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता है। मोहन हर रात राधा का घर आता और दही के मटके को उठाकर ले जाता। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों ना हम अपने दही में लाल कलर मिला दें। जो भी मेरा दही खाएगा वह पकड़ा जाएगा। फिर राधा ने अपने दही में लाल कलर मिलाकर जमाई। फिर सुबह होकर जब राधा गांव की तरफ जा रही थी तो राधा ने देखा कि मोहन के बच्चे के हाथ और
जीव लाल है। फिर राधा जाकर उनसे पूछती है, बेटा ये आपके हाथ और जीभ कैसे लाल है? मैं दही खाया था ना, मेरे घर में लाल रंग की दही बनी है। लाल रंग की दही मेरे घर में बहुत सारी है। अच्छा, तो इसका मतलब मोहन नहीं मेरी दही चुरा कर ले जाता था। फिर राधा ने यह सारी बात अपने पति को जाकर बताई। वे दोनों पति पत्नी मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मोहन के चोरी के बारे में बताते हैं। फिर मुखिया ने मोहन को बुलवाता है। वह देखता है कि मोहन के भी हाथ और मुंह भी लाल है। मुखिया जी, मैंने इनके दही चोरी नहीं की। मेरे ये हाथ और मुंह तो आइसक्रीम खाने से हुए हैं। मैं भला क्यों चोरी करूंगा इनका दही? अरे मोहन, मैं तो ऐसा कुछ तुमसे पूछा ही नहीं। तुमने तो खुद ही अपना चोरी कबूल कर लिए। अब तुम पकड़े ही गए हो तो ये बता ही दो कि तुमने राधा की दही क्यों चोरी कर रहे थे? मुखिया जी, मैंने राधा को अपने घर में रहने की जगह दी, काम दिया। फिर राधा ने मेरे काम को छोड़कर अपने कामों में लग गई और मुझसे ज्यादा ही तरक्की करने लगी। यही वजह है कि अपने से नीचे वाले इंसान को ऊपर बढ़ते देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैं राधा की दही चोरी करने लगा ताकि राधा हमसे आगे ना बढ़ सके। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह माफी लायक काम नहीं है। तुमने किसी के घर में जाकर चोरी की और अपने अंदर जलन की भावना को प्रकट किया। इसकी सजा यह है कि तुम राधा के घर में गाय की देखभाल करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगी दूध दही की कीमत क्या होती है। फिर मोहन राधा के घर में गाय की देखभाल करने लगता है और राधा और सुरेश दोनों गांव में जाकर दही बेचते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की तरक्की रोकने की कोशिश में हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं।